अच्छा ऑन कर दिए, समझे। तो मन लगा के करना है, सपने को देखना है और सपने को किसी कीमत पर पूरा करना है, उसको हाथ से जाने नहीं देना है। चला भी गया तो टूटना नहीं है, बल्कि क्या करना है और फॉर्म में आके दूसरा फील्ड में लग जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइक्लोन। आज की क्लास रेगुलर रहिए, है ना, और एग्जाम है तो जाना ही पड़ेगा। डिग्री मत रोकिए। एक चीज आप लोग को और राय देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि बीपीएससी आईएएस के चक्कर में ग्रेजुएशन करके अपनी डिग्री को रोक देते हैं कि क्या करना है, मुझे तो आईएएस बनना है। ये बहुत रॉन्ग मेथड है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप ग्रेजुएशन कर लिए, तुरंत पीजी में एडमिशन लीजिए, और पीजी हो गया तो अगर मान लीजिए कुछ चाहते हैं कि टीचर उचर जैसा कुछ आधार रहे तो बीएड कर लीजिए, पीजी करके तुरंत बीएड कर लीजिए, नहीं तो पीजी करके फिर तुरंत नेट करके पीएचडी कर लीजिए। लेकिन डिग्री रोकिए मत, कुछ ना कुछ लेते रहिए, उसमें कोई भार नहीं भाई। अगर आप सोचते हैं कि डिग्री लेने में कोई, डिग्री आसानी से मिलता है यूपी बिहार के अंदर तो आप ले सकते हैं। तो डिग्री नहीं रोकना है, नेट जेआरएफ कर लेना है, पीएचडी भी साथ में इनरोल हो जाना है, पीएचडी भी कंप्लीट कर लेना है। अगर हो जाए पीएचडी में टाइम बच गया तो लॉ भी कर लेना है, ताकि उधर जुडिशियरी सर्विस का वैकेंसी भी आते रहता है, वहाँ भीड़ बहुत कम है। लेक्चरशिप जब आएगा तो लेक्चरशिप देख लेंगे। तो डिग्री लेते रहिए। लॉ करने में भी आजकल परेशानी नहीं है। कई ऐसे विश्वविद्यालय बिहार के हैं जहाँ कॉलेज नहीं जाना है, परीक्षा देने जाना है तो वहाँ भी मैनेज हो जाएगा पूरा, एकदम पेपर पेपर सब मिल जाएगा, उतार दीजिए पूरा नंबर 70-80% मिल जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई नैतिकता गैर नैतिकता वाली बात नहीं। डिग्री आ गया, हम एलिजिबल हो गए, तैयारी करेंगे, हमारी नौकरी हो जाएगी। ठीक भाई, तो डिग्री मत रोकिएगा इस नाम पर कि हम तो आईएएस बनना है जी। ये काम बहुत लोग गलत किए हैं, उसमें मैं भी कुछ शामिल था, बीच में कुछ दिन के लिए मैं छोड़ दिया था, है ना। तो करना है आपको, ठीक है। अगर साइंस से आर्ट्स में आ सकते हैं, मैं तो आया, मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, मेरा ज्योग्राफी में सेम में किया। लेकिन सुन लीजिए, अब तो मुझे आपका रूल नहीं पता, लेकिन पहले का रूल ये था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ओपन में आप अपना विषय चेंज कर सकते हैं, साइंस से आर्ट्स में आ सकते हैं। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में नियम नहीं था, पर पता नहीं अब राज्य स्तरीय में नियम बना है। अरे भाई नियम ही है, पहले जो नियम था हमारा समय अभी भी मेरा ही है, मैंने 2018 तक तो 18-19 तक हमने नियम देखा है कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में आप चेंज नहीं कर सकते। फिजिक्स से तो आगे साइंस ही ले सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना नहीं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें आप अपने विषय को आर्ट्स से साइंस में, साइंस आर्ट्स में आ सकते हैं। और ओपन में, और नालंदा ओपन में ज्योग्राफी था, मुझे ज्योग्राफी रखना था, इग्नू में ज्योग्राफी नहीं है, हाँ यहीं से एमए कर लिए थे यहीं से। और फिर स्वामी विवेकानंद भारतीय यूनिवर्सिटी मेरठ से कर लिए हिंदी में एमए, तो डबल एमए अब मेरा हो गया। सही है, बट नंबर कम देता, कंजूस है। फिर भी नंबर देना चाहिए ना, क्या तरीका है ये। अब पूरा बढ़िया से आंसर लिखे तभी नंबर नहीं दे रहे हैं। लिखे साइक्लोन। साइक्लोन हमने कल बताया था, दोनों साइक्लोन के बीच अंतर, और आपको बोला था कि प्रश्न का उत्तर लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, बोला था आपको। बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल बनाइएगा। आपके चेहरा को देखकर तो यही लग रहा है कि आप कुछ ना बनाए हैं, है ना। बनाए थे तो बना था कुछ सवाल बन रहा था, बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हम पढ़ाएं चैप्टर, वहां से आपका उत्तर बनना चाहिए। देखिए हम 100% तो कोई नहीं लड़ा सकता क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन घुमा के शब्द बदल के दे देता है, कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देगा जो आपको क्वेश्चन आता है पर शब्द के इस्तेमाल के कारण क्वेश्चन भुला गए। होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर देगा ना कि यार अब शब्द नहीं सुने हैं, है वो जो जानते वही है पर बदल दिया भाषा, इस कारण भी उत्तर नहीं बनता। तो 2-3% सवाल के हम गारंटी न लेंगे, यानी मान के चलिए 95-97% सवाल हम पढ़ा देंगे तो बनेगा प्रीलिम में। जो जिस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है ना, अब यूपीएससी का 28 को पेपर हो रहा है, 28 को यूपीएससी का पेपर हो रहा है, और आप भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग मेरा सिलेबस खत्म कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, तो इंडिया तो पढ़ाया नहीं आपको, कुछ लोगों को इंडिया भी पढ़ाया हूँ, तो आप पेपर आने दीजिए। अब पेपर आएगा, देखिए पेपर में ज्योग्राफी में वहाँ नियम होता है कि 15 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी एनवायरमेंट मिला के, तो 15 में से आप मान के चलिए 7 क्वेश्चन मैप से रहता है। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, कौन किसकी बाउंड्री को छूता है, कहाँ छूता है, कितने राज्य में है, कितने देश में है, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं नहीं कराया हूँ। ये आपको बोला हूँ खुद ही करते रहिएगा मैपिंग, कौन सा देश की बाउंड्री कौन छूता है ना। सवाल विद्यार्थी ने पूछा कि सर मैप में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमने कहा कि इंडिया के आसपास के जो नेबर कंट्री है, इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं,
इंडिया के आसपास के पड़ोसी देश और इंडिया पर सबसे पहले मैपिंग में ये कवर होना चाहिए, इंडिया और उसके आसपास के देश। फिर दूसरे नंबर पर कवर होना चाहिए यूरोप, यूरोप में भी खासकर पश्चिमी यूरोप में जहाँ पर बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ग्रीस, ये जो है ना पश्चिमी यूरोप वाला भाग, इसको आप कर लीजिए अच्छे से। यहाँ सवाल पूछता है पेरेनीज पर्वत कहाँ है, तो तात्रा पर्वत कहाँ है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। किसकी बाउंड्री पे कौन सा पठार है, कौन सा पर्वत है, यूरोप, पश्चिमी यूरोप से खूब सवाल आता है, इसको आप एकदम अच्छे से करिए। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे करना है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जितने भी शहर हैं, कैनबरा, मेलबर्न, सिडनी, एडलेड, ये आपको अच्छे से कर लेना है, शहर का क्रम भी, कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे। और उसके बाद अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो नहीं, अमेरिका का जो पूर्वी तट है, खासकर बोस्टन से लेकर वाशिंगटन डीसी तक, बोस्टन से लेकर वाशिंगटन डीसी तक का जो इलाका है वो पूरा अच्छे से आपका कवर होना चाहिए, कौन सा है, कौन सा झील है, कौन सा खाड़ी है। क्लियर है भाई? इस तरीके से आप पहले कर लीजिए, और फिर जब टाइम निकल जाए तो और पूरा दुनिया कर लीजिए। तो मैपिंग से 6 सवाल रहता है यूपीएससी में, और मैपिंग आपका अपने से करने का चीज है, कौन सा देश कहाँ, कौन सी खाड़ी कहाँ, कौन सा स्ट्रेट कहाँ, कौन किसको जोड़ता है, कौन किसको तोड़ता है, ये पूरी की पूरी बात आपको खुद करना है। रात में रोज 1 घंटा आपको मैप देखना चाहिए। तो क्या करिए, इधर 28 को पेपर यूपीएससी का, आज कितना तारीख हुआ, आज तारीख 26 हो गया, 25 है, 2 दिन बाद आपका पेपर है अगला। तो 2 दिन बाद जो पेपर है उसमें आप इधर 1-2 दिन में क्या करिए कि आप मान के चलिए आपको यूपीएससी का पेपर देना है, मान लीजिए, और आज कल 2 दिन में आप क्या कर लीजिए, 3 दिन में, कि पूरा भारत और उसके नेबर कंट्री का कौन कौन छूता है, कैसे छूता है वो पढ़ लीजिए, प्लस पश्चिमी यूरोप पढ़ लीजिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पढ़ लीजिए, पूर्वी अमेरिका पढ़ लीजिए। ये मेरा गेस मान लीजिए, समझ लीजिए कि हम आपके लिए गेस कर रहा हूँ। आप पेपर आए तो एक ऐसा पेपर निकाल के ले जो सॉल्व किया हुआ ना हो, टिक मारा हुआ ना हो, ऐसा पेपर कोई हो, इंटरनेट पे मिल जाएगा जिसमें टिक नहीं मारा हो। फिर देखिए कि भूगोल में जो सवाल आया वो हमारा कितने अप्रोच में है। ऐसे भूगोल में नियम रहा है अभी तक का जो मैं देखा यूपीएससी का, ये क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी से ज्यादा सवाल रखते हैं। वो क्लाइमेटोलॉजी प्रीलिम में सबसे ज्यादा सवाल जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान से वो रखते हैं। जो जियोमॉर्फोलॉजी आपको पढ़ाया ना, नदी निर्मित स्थलाकृतियां, पवन निर्मित स्थलाकृतियां, जो पढ़ाया पर्वत का निर्माण, ये सबसे कम क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम में, इस जो पहला वाला चैप्टर था उससे कम सवाल रहता है। ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से ज्यादा सवाल रहता है। तो 28 को हम भी देखेंगे, सवाल आएगा तो हम ले आएंगे यहाँ, और आप भी देख लीजिएगा अपने स्तर से कि संडे को क्लास तो नहीं रहेगा, उसी दिन आप रात तक देख लीजिएगा और गोल घेर लीजिएगा कि सर ओशनोग्राफी का ये सब सवाल है जो हमसे नहीं बना, आई क्लाइमेटोलॉजी का भी सवाल है जो नहीं बना। और पढ़िएगा तो अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़िएगा, हिंदी में कठिन वर्ड का प्रयोग होता है, अंग्रेजी में उतना नहीं रहता। चलिए साइक्लोन में पहले हम पढ़ाएंगे आपको जो इंपॉर्टेंट है वो, यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। लिखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैकेनिज्म, लिखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जो लोग कई दिनों बाद आए हैं धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तत्काल नहीं आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, हिंदी में लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का मैकेनिज्म, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति का मैकेनिज्म, यही इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में प्रीलिम और मेंस दोनों में ही से सवाल ज्यादा आते हैं। उष्णकटिबंधीय इसके बाद पढ़ाएंगे, 2 चक्रवात बताए थे ना कल, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो लिखिए उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का हिंदी क्या होता है, छोड़िए मैकेनिज्म लिखिए ना हिंदी में भी, हाँ क्रिया विधि, वाह क्या बात है। लिखिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की क्रिया विधि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की क्रिया विधि। कृष्णा जी बहुत गहराई वाले व्यक्ति हैं। हाँ लिखिए, क्या लिखे, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की क्रिया विधि, मैकेनिज्म। चलिए भैया समझना है बात को। देखो विद्यार्थी, आपको पता है ना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपको पता है, ये सब पता होगा, आप समझदार व्यक्ति हैं, बहुत बार इन चीजों को आप झेल चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए आपको पता होगा हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड। कुछ लोग अभी समझे, जब हम बोले ट्रेड विंड तब अच्छा वो बात कर रहे हैं, हमको लगा कहां से तीर चला रहे हैं, है ना। तो भाई देखो, आप ध्यान से देखिएगा तो देखेंगे कि 60 के पास हवा का मिलन हो रहा है। हवा की मुलाकात कहां हो रही है, 60 के पास। 30 के पास हवा दूर जा रही है, ई इधर है, ई इधर,
यहाँ मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन जीरो के पास फिर मुलाकात हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी पूरे धरती पर ट्रेड जो परमानेंट विंड है उसकी मुलाकात 2 स्थानों पे हो रही है। पूरी धरती पर 2 स्थानों पर मुलाकात हो रही है। किसका? परमानेंट विंड का। एक 60 के पास, दूसरा जीरो के पास। 60 के पास दिखाई दे रहा है पोलर विंड मिल रहे हैं एंटी ट्रेड से, और जीरो के पास दोनों ट्रेड मिल रहा है, इधर का ट्रेड इधर का ट्रेड। ये तो क्लियर है ना। अरे ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड पढ़ाए हैं यहाँ लगभग सभी बच्चों को। बुलाओगे तो वही रखा है, लाके बरजस दिया है अपना छड़ी सीधे एकदम। जो लड़का अनजान की तरह किया उसको समझो कनपट्टी पे मारेंगे इधर से छड़ी पर, कान कुछ दिन तक काम करना बंद कर दे, है ना। क्या कुछ दिक्कत है क्या? हम आ गए, देखो आ रहे हैं तो मोड़ दो थोड़ा, हम भी अपना फोटो देखते रहेंगे। अच्छा लगता है हमको देख के अपना फोटो। हाँ कोई बात नहीं, शक्ति कपूर इतने फेमस एक्टर हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, शक्ति कपूर कितने फेमस है भाई, विलेन की एक्टिंग के लिए कितना बढ़िया एक्टिंग करते थे, है ना। क्वालिटी वाले बंदा थे। हमको भाई, हमको तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा बेहतर लगता है परेश रावल एक्टिंग के मामले में। कोई भी एक्टिंग करा लो सब में एकदम परफेक्ट बैठ जाते हैं। विलेन करा लो तो उतना ही खतरनाक, जोकर करा लो तो उतना ही खतरनाक जोकर, हंसाने वाला, सब करा लो, एक टाइप एक्टिंग नहीं है। राजपाल हमको बहुत अच्छा एक्टर लगते हैं। नहीं भाई, उनका एक फिल्म मैं आज तक जानता था कि ये जोकर है, केवल हंसाते हैं। एक फिल्म देखा, सीरियस फिल्म अंडर ट्रायल, बहुत शानदार मूवी था वो, और बड़ा सीरियस एक्टिंग की है, वहाँ पर रुला देंगे वो, है ना। देखा है आपने अंडर ट्रायल? बहुत अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब मैंने एक्टिंग के लेवल पे अच्छा है, कोई समाज को संदेश थोड़े ना है। चलिए आ जाइए, हम मूवी देखने की सलाह बच्चों को देते हैं। कई टीचर बोलते हैं बेटा बिना सफलता के गांधी मैदान और मोना सिनेमा और पीएम मॉल नहीं जाना है। हम बोलते हैं बेटा जरूर जाना है, अपना टॉपिक कंप्लीट करिए, रात को अपना टारगेट लीजिए, दिन भर में टॉपिक कंप्लीट कीजिए, एक सप्ताह का टारगेट लीजिए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए, और हर फ्राइडे आप मूवी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टॉपिक भी कंप्लीट नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है, सिनेमा देखते हैं खाली, तब नहीं होगा। हम बोलते हैं सिनेमा केवल देखते तब नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट है तो मूवी भी देखिए, खूब खेल तमाशा करिए, रोड पर जाकर आइसक्रीम खाइए, घूमते रहिए। गांव का आदमी देख लिया कि तो पढ़ता नहीं, तो देख रहे थे कि अकेले घूम रहा था, आइसक्रीम खाते हुए चल रहा था, तो नहीं चलेगा। तो पढ़ना है। चलो भाई, अब देखिए मुलाकात 2 जगह हो रही। एक चीज देखिए, थोड़ा फील कीजिए। यहाँ पर ट्रेड विंड मिल रहे हैं, यानी दोनों सेम नेचर की हवा है, दोनों सेम है जी। ये भी गर्म हवा, ये भी गर्म हवा है। डब्लू मतलब वारम, ये भी गर्म हवा है और ये भी गर्म हवा है। और यहाँ पर इक्वेटर से जा रही है एंटी ट्रेड, कैसी है? वार्म है। लेकिन पोल से आ रही तो कैसी है? यहाँ 2 डिफरेंट नेचर की हवा मिल रही है, यहाँ सेम नेचर की हवा मिल रही है। अच्छा, जब सेम नेचर का व्यक्ति मिलता है तो क्या मिलता है? गले मिलता है, हाथ मिलाता है, आइए साहब बैठिए, सेम नेचर का मिल जाता है। मन मिल जाए तो फिर जान हाजिर जी, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे सब। लेकिन अगर दुश्मन कोई मिल गया सामने तो क्या बोलेंगे? बेटा आना फ्रंट पे मिलना, न बोलते हैं कि दिखा देंगे फ्रंट पे मिल लेना, न बोलता है। अच्छा, लड़ाई करते तो क्या बोलता है कि फ्रंट पे आना बेटा, बता देंगे तुमको हम। ये अपना घर में तो चिल्ला रहा है ना, आ जाना इनकम टैक्स गोलम पर, दिखा देंगे। मिशन 50 से आगे बढ़ के दिखाना। होता है कि नहीं होता है? तो जहां पर 2 डिफरेंट नेचर की हवा मिलती है ना, पता नहीं क्यों इसका नाम भी फ्रंट ही है। सही, इसका नाम फ्रंट है अंग्रेजी में, हिंदी में वाताग, हिंदी में वाताग, अंग्रेजी में इसको फ्रंट ही कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? जब 2 डिफरेंट नेचर की हवा मिले तो उस जगह को क्या बोलते हैं? फ्रंट। और जब 2 सेम नेचर की हवा मिले तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं उसको। कन्वर्जेंस मतलब मिल जाना, गले मिला लेना, आपस में मिला लेना। तो कन्वर्जेंस जोन, गलत जगह लिख रहा था, कन्वर्जेंस जोन, इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में है इसलिए बोलते हैं ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और चूंकि आपस में मिल रहे हैं तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ, ITCZ। जब 2 सेम नेचर की हवा मिले तो ITCZ, और डिफरेंट नेचर के मिले तो फ्रंट। और फ्रंट कहाँ बनता है? 60 डिग्री के पास। और ITCZ कहाँ बनता है? 0 के पास।
बताओ ये बात समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? जो लोग नहीं आए थे उनको थोड़ा कम आ रहा होगा समझ में, लेकिन उनको भी समझ में ये बात आया होगा कि डिफरेंट नेचर की हवा मिले तो फ्रंट, और सेम नेचर की मिले तो कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाला नाराज ना हो, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। कल बताए थे आपको कि ये जो जोन है ना, गर्मी और ठंडा में खिसकते रहता है। जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड पढ़ा रहे थे, विश्व का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा रहे थे, तो बोलते थे कि खिसकता रहता है। गर्मी में जो मुलाकात जीरो के पास हो रही ना, वो मुलाकात ऊपर होती है। तो जब इसका मतलब ITCZ नॉर्मल कंडीशन में जीरो के पास रहेगा, गर्मी में चला जाएगा ऊपर 25 के आसपास, और जाड़े में नीचे आ जाएगा 10 के आसपास। जब गर्मी में ITCZ ऊपर खिसक जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ITCZ। नॉर्थ ITCZ कितने डिग्री तक खिसक जाता है? 25 डिग्री नॉर्थ, उस दिन बताए थे हम। और जब साउथ में खिसक जाए तो साउथ ITCZ बोलते हैं, आई 10 डिग्री साउथ तक खिसकता है। समझ में आ रहा है बात ना? NITCZ, SITCZ, कुछ नहीं है भाई, सिंपल बात है, 5वां क्लास की चीज बता रहा हूँ कि जब दो डिफरेंट नेचर की हवा, सेम नेचर की हवा मिलेगी तो कन्वर्जेंस जोन। और गर्मी में सारी हवाएं ऊपर खिसक जाती हैं, तो जो मुलाकात जीरो के पास हो रही है ऊपर जाके मुलाकात होगी। हवाएं थोड़ा, गर्मी में नेचर चेंज हो जाएगा हवा का ना, एक हवा तेज हो जाएगी तो एक हवा कमजोर हो जाएगी, तो हवा तेजी से ऊपर की ओर जाएगी, जिससे ये ऊपर वाला सिकुड़ जाएगा, इन्हें वाला फैल जाएगा। तो क्या होगा, वो मुलाकात जो जीरो के पास थोड़ा ऊपर होगा मुलाकात, तो उसको है नॉर्थ ITCZ। और फिर जाड़ा में नीचे ई वाला मजबूत होकर नीचे आ जाएगा, तो साउथ ITCZ नीचे 10 डिग्री तक खिसकता है और ऊपर में 25 डिग्री तक। बताए थे आपको, बताए थे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव रहता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, क्लाइमेटिक कंडीशन का। जहाँ जमीन ज्यादा हो वहाँ ज्यादा प्रभाव होता है, और जहाँ पानी ज्यादा हो वहाँ ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता। जहाँ पानी ज्यादा हो, तो दक्षिण में पानी ज्यादा है, उतना ज्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए 10 डिग्री तक ITCZ खिसक पाता है। और ऊपर में क्लाइमेटिक चेंज ज्यादा है, जिस कारण से 25 डिग्री तक खिसक जाता है ITCZ। एकदम क्लियर बात है ना? तो हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझाने के लिए हमको इसका बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन क्या करें, फ्रंट बता रहे थे भी बता दिए, है ना? ITCZ में, इस ITCZ का कोई काम नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, टेम्परेट साइक्लोन में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई जरूरत नहीं है हमको ITCZ का। बस खाली समझा दिए कि जहाँ सेम नेचर की हवा मिले ITCZ, और जहाँ डिफरेंट के मिले फ्रंट या वातावरण। अभी रुक जाइए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कि जाड़ा का दिन जब आता है ना, तो पोलर विंड ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपको पता है ना, जाड़े के दिनों में पोलर विंड क्या हो जाएगा, ज्यादा मजबूत। पोलर विंड ज्यादा मजबूत तो क्या होगा, ये बदमाशी करने लगेगा। मजबूत होने के बाद ही क्या करेगा, गर्म हवा के बेल्ट में घुसना शुरू कर देगा। जब मजबूत होते तो क्या करते हैं, दूसरे घर में घुसना शुरू कर देते हैं, यही नहीं करते हैं? बाहर निकल, सब अपने मनमाना जमीन पर कब्जा शुरू कर देते हैं, यही नहीं। मजबूत होते क्या करते हैं, जबरदस्ती के खेत उसका जोत लो, देखा जाएगा बाद में लड़ाई होगा। तो आया तो 2-4 लाठी मार, वो किया, भाग यहाँ से, तो गोली मार, अगली बार गोली मार देंगे। अब बेचारा डरे भागा। मेरे पास फोन आया एक दिन, एक लड़के का, बताएंगे नहीं कौन, मेरा स्टूडेंट था कि सर हमारा जो मामा जी है ना, उनके चचेरे मचेरे इनको खेत नहीं जोतने दे रहे हैं। करे तुम अपना खेत, वो लोग बेचे है, करे ये बेच दिए है खेत, बेचे हैं वो लोग, अगर तुम ही बेचे इसलिए तुमको अब कोई खेत पे अधिकार नहीं है। अगर गांव में अगर दिख गया तो तुम्हारा पूरा परिवार गोली मार देंगे। और सब टैक्स मुखिया तुखिया सबको मिला लिया है, अगर कभी भी मेरे नाना जी मामा जी को कभी गोली मारी जा सकती है। हम क्या करें, बोलो सर, कुछ बोलिए, कुछ करिए सर। हम क्या करेंगे भाई। कहने का मतलब ये कि जो बरियार हो जाता है वो पड़ोसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर खेती करता है, ऐसा होता है। और जो कमजोर होता है बेचारा लाठी के डर से, बंदूक के डर से दब जाता है, क्योंकि उस पर पैसा भी नहीं है, कमजोर भी है। घूस कौन दिया है, वो बदमाश दे दिया जाके, सीओ को, बीडीओ को, सबको घूस देकर बैठा है। क्या आप कुछ मत बोलिएगा, चुपचाप रहिएगा, क्योंकि आपके घर पे 1 लाख पहुंचा दिए हैं। नहीं जी, तो वही बात होता है, बेचारा ये मजबूत, ये कमजोर हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है जाड़ा में, तो इसके घर में घुसना शुरू कर देता है। और गर्मी में ये मजबूत होता है तो इसके घर में घुस जाता है, दोनों कम नहीं है। तो जब भी घुसता है इसके घर में तो उसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, और जब भी घुसता है तो बोलते हैं वार्म फ्रंट। तो फ्रंट 2 प्रकार का, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। जो घुसेगा उसी का फ्रंट हो जाएगा। तो गर्मी में कौन घुस जाएगा, गर्म हवा, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड के क्षेत्र में, तो क्या होगा, वार्म फ्रंट। क्या बनेगा, वार्म फ्रंट। लेकिन ठंडा हवा मजबूत होगा तो क्या बनेगा, कोल्ड फ्रंट। समझ में आया कि नहीं आया? यही घर में घुसा घुसी वाला जो प्रोग्राम है, इसी से आता है साइक्लोन। जो घर में घुसते हैं ना, ठंडा हवा गर्म हवा घर में, और गर्म हवा ठंडा हवा घर में, ये घुसने के कारण क्या होता है, घेर लेता है। जब ठंडा मजबूत होता है तो गर्म हवा को क्या कर लेता है, घेर लेता है। सुन लीजिए मेरी बात, जब ठंडी हवा मजबूत तो गर्म हवा को घेर लेता है,
गर्म हवा को घेर लिया तो क्या होगा, गर्म हवा जहां घिर गया और गर्म है तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, जिससे बीच में बन जाएगा लो प्रेशर, हो गया साइक्लोन। लेकिन जब गर्म हवा ठंडी हवा को घेर लेता है तो बीच में हो जाता है हाई प्रेशर, हवा बाहर निकलती है। यानी गर्मी के दिन में ये जो पूरा का पूरा 60 डिग्री के आसपास का जो बेल्ट है वहां एंटी साइक्लोन का प्रभाव रहेगा। नहीं जी, जब गर्म हवा ठंडी हवा को घेरेगा तो ठंडी हवा बीच में भारी, हाई प्रेशर, हवा बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलेगी तो भैया आसमान साफ होगा, नीला आसमान। यानी गर्मी के दिनों में पूरा जो इलाका है 50, 60, 70, 80 डिग्री, 75 डिग्री तक, वो पूरा का पूरा इलाका में क्या होता है, एंटी साइक्लोन। अब मौसम साफ, यानी कभी अमेरिका घूमना हो, झील प्रदेश, नियाग्रा फॉल, कनाडा, तब कब जाइए, मई जून के महीने में जाइए, पूरा एकदम सुहावना मौसम, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगा, कोई वर्षा नहीं, सुहावना हवा, मैंने आपको वहां से आने का दिल नहीं करेगा, नहीं, लेकिन कुछ दिन मन करेगा, फिर अपना देश याद आएगा कि हमको भीड़ पसंद है गुरु, यहाँ तो आदमी ही नहीं दिखाई देता है ना। भिखना पहाड़ी गए थे एक दिन, चल आदमी का जाम लगा था, गाड़ी का जाम तो सुने थे, वहाँ आदमी का भी जाम लग जाता है, कहने से निकलिए पता नहीं, मोटरसाइकिल इधर घुसा है, साइकिल इधर घुसा है, अब निकलिए, कहाँ से निकलते नहीं। भारत में ऐसी स्थिति होती है, ट्रेन भी जाम हो जाता है। ट्रेन में एक बार ट्रेन में इतने पैसेंजर चढ़ गए कि ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही थी। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से आती, जानते होंगे, उस पर छठ के समय इतने लोग सवार हो गए, बिहारी, इतने बिहारी कि उसका सॉकर नीचे बैठ गया, कुछ पैसेंजर को उतारना पड़ा तब ट्रेन चली। ये पहली बार जीवन में सुना कि ट्रेन आदमी के वजन से नहीं चल पा रहा था। ना, अरे ये 2 साल कोई जानता भी होगा, सुने होंगे आप लोग, 2 साल पहले की न्यूज है भाई कि संपूर्ण क्रांति से पैसेंजर को उतारना पड़ा तब ट्रेन आगे बढ़ी, नहीं ट्रेन चली नहीं रहा था। रचना नहीं करते भाई, जो न्यूज आता है इस तरह का न्यूज हमको पढ़ने में मजा आता है, इसको दिमाग में रखते हैं ताकि आगे इंटरटेन करने का काम आ जाए। क्या दिक्कत है, मुस्कुराने में कोई जैसे मुस्कुराहट मिले। हाँ जी, तो चलिए अब कैसे होगा, अब ठंडी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आएगा वो ठंडा में आएगा, गर्मी में। अरे काहे ना बोल रहे हो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन कब आएगा, ठंडी की गर्मी, ठंडी में ठंडा हवा घुस जाएगी गर्म हवा में, जिससे क्या होगा, गर्म हवा बीच में बंद तो लो प्रेशर बनेगा बीच में, तो साइक्लोन। और गर्मी के दिन में एंटी साइक्लोन ना जी, तो इतना देर काहे लगा रहे बोलने में, तुम लोग समझ में ना आ रहा है क्या? यार झूठ बोलते हो, खाली नहीं भी आता है तो आपको पढ़ा के मास्टर चाहे तो आराम से निकल सकता है, क्योंकि सब बातें समझ में आपको आ जाता है। कोई मास्टर यहाँ आएगा ना तो आप लोग समझ जाइएगा आराम से, हाँ आ रहा है कि जा रहा है। चलो इधर आओ बच्चा, देखो बात है ठंडी के दिनों की, जब ये हवा मजबूत है, यहां बना है फ्रंट, ठीक है भाई, ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है विद्यार्थी जी, यानी टेम्परेट साइक्लोन है, वो 5 अवस्था से गुजरती है। कितनी अवस्था से गुजरती है? यहाँ फ्रंट का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये मजबूत हो चुका है, मानेगा नहीं, इसके क्षेत्र में आएगा ही, तो आएगा तो धीरे धीरे आएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, ये मान लो यहाँ पर क्या है, कोल्ड विंड, यह वार्म, जाड़े के दिन में कोल्ड विंड इसके अंदर घुसना शुरू किया। अब घुसना शुरू किया तो पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऊपर में तो ठंडी हवा है ही, इधर से भी ठंडी हवा आती जा रही है, इधर से भी, तो क्या होगा, इधर से भी ठंडी हवा इधर से भी घेरती जा रही है। एक समय आएगा जब पूरा ही गर्म हवा का एक मास उस ठंडी हवा के बीच में बंद हो जाएगा, और गर्म है तो वहां पर हवाएं उठ जाएंगी, जिससे लो प्रेशर बनेगा। तो भैया पहला कंडीशन में तो यह होगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा विद्यार्थी कि ये जो हवा है, थोड़ा सा रुकिएगा, दूसरा कंडीशन में क्या होगा, ये तो यहां हवा चलिए रही थी, दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि हवा थोड़ा सा इसको आगे धकेल दिया, किसको, गर्म हवा को, और उसके एरिया में प्रवेश कर गया। अभी बताएंगे ये क्या है, कोल्ड विंड, ये क्या है, वार्म। तीसरी बार में क्या होगा, थोड़ा सा और प्रवेश कर जाएगा। क्यों भाई, थोड़ा सा इसको और नीचे बनाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको भी एक सेकंड कर लीजिए, सेकंड स्टेज में क्या होगा, थोड़ा प्रवेश करेगा। थर्ड स्टेज में कोल्ड विंड और ज्यादा प्रवेश कर गया, दिखाई दे रहा है ना, और गर्म हवा और ऊपर उठ गया। क्लियर है भाई,
गर्म हवा और ऊपर उठा और कोल्ड विंड प्रवेश कर गया, तो क्या होगा विद्यार्थी बताओ? ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ये और आगे बढ़ गया, और ऊपर में तो कोल्ड विंड है, ऊपर में है ना जी, तो थर्ड स्टेज हो गया। कौन सा स्टेज हो गया? थर्ड। अब फोर्थ में क्या होगा? गर्म हवा और ऊपर, आई और ऊपर, मैंने पूरा इस इलाके में कौन भर गया? बात समझिएगा, धीरे धीरे ही कार्य हो रहा है 1000 किलोमीटर में। कल बोले थे ना कि 1000 किलोमीटर तक प्रोसीड होता है भैया। ये हो गया। ऊपर में क्या है? ठंडी हवा पहले से है, अभी तक चल रहा है फ्रंट। दुश्मन जब तक जिंदा है तब तक फ्रंट चलेगा, और दुश्मन घिर जाएगा। अब दुश्मन घिर गया तो कौन सा फ्रंट? अब क्या करना है हमको पता है, कचूमर निकालना है, मारना है, पीटना है। दुश्मन जब तक सामने लड़ रहा है तब तक फ्रंट कायम है, और दुश्मन घिर गया, अरे दुश्मन घेर लिए दुश्मन को, तो फिर कोई फ्रंट बचा? फिर अब हमारे ऊपर नहीं कि इसको पोरस को जेल में बंद करें कि पोरस को छोड़ दें। सिकंदर पोरस को घेर लिया, तब पोरस पे थोड़े था। फिर पोरस ने कहा, पोरस को पूछा सिकंदर कि भाई क्या व्यवहार तुम्हारे साथ करना चाहिए? तो एक राजा के साथ क्या जैसा व्यवहार करता है करिए। एक बंदी राजा के खिलाफ, बंदी बनाने वाला राजा जो व्यवहार करता है करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो इसकी बहादुरी, इसकी ईमानदारी को देखकर उसने उसको छोड़ दिया। हालांकि पोरस तो लड़ाई जीत ये रहा था, इसके सेना में हाथी था, उसके सेना में घोड़ा। बारिश हो गई, हाथी का पैर फिसलने लगा और हाथी पर ही हमला शुरू कर दिया सिकंदर। उल्टा हाथी पोरस की सेना, पोरस की हाथी पोरस की सेना पर चल दिया, इसलिए धोखे से पोरस की हार हो गई। अब विजय रथ उसका रुक गया। हालांकि भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ किसी को विश्व विजेता बनने का सपना पूरा नहीं होता। सिकंदर का विश्व विजेता बनने का सपना ही टूट गया, है ना। तो भैया यही बात है, घिर गया। अब सुनिए, अब कहीं चारा है, अब कोई चारा ही बन जाएगा बेचारा। 4 नंबर हो गया ये। अब 5 नंबर पे क्या होगा? इधर से तो कोल्ड विंड था ही, और कोल्ड विंड चारों तरफ से घेर लिया। बीच में क्या हो गया? वार्म विंड। और चारों तरफ से क्या हो गया? कोल्ड विंड का प्रभाव। कोल्ड विंड, कोल्ड विंड, कोल्ड विंड, कोल्ड विंड, कोल्ड विंड, चारों तरफ से कोल्ड विंड, और बीच में वार्म विंड। फ्रंट खत्म। 5वां स्टेज, साइक्लोन पूरा हो गया। साइक्लोन पूरा हो गया, 5वां स्टेज। यही 5 स्टेज में साइक्लोन कंप्लीट होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। पहला स्टेज को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट बनने का स्टेज। फ्रंट की उत्पत्ति, वाताग्र उत्पत्ति का क्षेत्र। वाताग्र उत्पत्ति कहे कौन सा स्टेज में होता है? पहला स्टेज में। फ्रंट बनने यानी फ्रंट का बनना, पहला स्टेज, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। और अंतिम में फ्रंट गायब, दुश्मन घिर गया। किस बात का फ्रंट? इसको बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। यानी 5वां स्टेज को बोलते हैं फ्रंटोलिसिस स्टेज, वाताग्र क्षय की अवस्था। इसको बोलते हैं वाताग्र जनन की अवस्था। पहला स्टेज को क्या बोलते हैं? वाताग्र जनन की अवस्था। और अंतिम स्टेज को बोलते हैं वाताग्र क्षय की अवस्था। 2012 आईएएस के मेंस में जब नया वाला सिलेबस आया उसमें नहीं, 2013 से नया सिलेबस आया 4 पेपर जीएस का। उस समय 2-2 नंबर के भी पूछता था जीएस मेंस में। तो 2012 में सवाल आया था कि फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस 2 नंबर में आया था, लिखिए इसके बारे में। तब लिखने देंगे आप। फ्रंटोजेनेसिस क्या है? जब फ्रंट बनता है, जब 2 अलग अलग नेचर की हवा सामने सामने आते हैं तो तरंग के रूप में एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे फ्रंट बोलते हैं। इस अवस्था को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और जब ठंडी हवा गर्म हवा को घेर लेती है तो फ्रंट खत्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रंटोलिसिस, वाताग्र क्षय की अवस्था। यही 5 अवस्था में रुक जाओ, इस साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। यही मैकेनिज्म है। ये जो थ्योरी है, जिसको इस थ्योरी को बताया था एक पिता पुत्र ने। पिता का नाम था वी वर्कनीज और पुत्र का नाम था जे वर्कनीज। उसी ने इस सिद्धांत को दिया था। सिद्धांत का नाम है पोलर फ्रंट थ्योरी। सिद्धांत का नाम क्या है? पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति से संबंधित, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया? जे वर्कनीज, वी वर्कनीज। पिता और पुत्र थे। बड़ी सोचिए कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग। पिता और पुत्र के बीच बातचीत नहीं होती, ये दोनों मिलकर एक सिद्धांत दे दिए, है ना। वी वर्कनीज और जे वर्कनीज, पिता और पुत्र। वी वर्कनीज और जे वर्कनीज। वी वर्कनीज और जे वर्कनीज। ठीक है भाई, बना लीजिए फोटो। तीर निशान गिन के मत बनाइएगा, बस यही करना है। पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, नहीं ना है।
नहीं जी, थोड़ा सा घूसा, फिर हल्का घेर लिया। नहीं, यूक्रेन की सेना घिर गई रूस की सेना से, अभी नहीं घिरेगी जब तक नाटो रहेगा, कहाँ घिरने वाला है। क्या इतना कठिन सिद्धांत और चुटकी में आपको हम समझा दिए। ऐसे सिर्फ मेरे बस में है और किसी के बस में नहीं है। ये भी बता दो, कुछ चीजें हम जानते हैं कि हम ही समझा सकते हैं सरल, और किसी कोई नहीं समझा सकता। पोलर फ्रंट थ्योरी, पोलर इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। अंग्रेजी लिख रहे हो, हिंदी लिख रहे हो तो लिखो वाताग्र जनन की अवस्था, वाताग्र जनन की अवस्था, फ्रंटोजेनेसिस स्टेज, पहला स्टेज को। पहले फोटो या बना लो ना, फिर लिखवा देंगे। फोटो बनाओ। गुरु सादा पेज का इस्तेमाल करिए, मेंस में मिलेगा आपको सादा पेज, ये में तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। जब कहा मिलेगा सादा पेज तो जाएगा ही कोना से वो कोना, फिर कोना कोना करते रहिएगा। बार बार हम बोले कॉपी, आप लोग कंजूस हैं, कॉपी आ गया तो खत्म करना है जी किसी तरह, अब कैसे छोड़ेंगे हम। सादा पन्ना बोल रहे, अब तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, सुनते नहीं हो। देखिए कितना अपना निशान जी अपना सादा पन्ना पर लिखते हैं, तब क्वालिटी वाले बंदे हैं। ये सब सादा पन्ना वाले हैं। ये देखो आई हुई सरल कॉपी लेके आया है। हाँ 100 रुपया 10 रुपया वाला सादा पे लिखो। बताओ ना, इसमें वो लाइन अलगे है, इधर से लाइन अलगे खींचोगे तो पता चलेगा कहाँ गया लाइन। अच्छा साफ करते हो फिर। जल्दी जल्दी में नींद खुला लेट तो उठाए कोई भी कॉपी चल दी है। होता दोपहर में नींद खुलता है लेट, ना मिल रहा हो कॉपी, चलो अब क्या करें, चलना पड़ेगा। देखिए आपका जो रहने का स्टाइल है ना, जहाँ आप रहते हैं, जो आप करते हैं, वो स्टाइल भी ये बताता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर। इस बात को समझिएगा, केवल आप पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका कमरा देखकर हम बता देंगे कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि आप निकम्मा हैं। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके घर में जाइएगा तो उसका बुक अरेंज्ड मिलेगा, पूरा कमरा साफ मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और जो निकम्मा है, कुकर में 3 दिन से थाली और कुकर दोनों ऐसे पड़ा हुआ है, गंदा, धोआ नहीं रहा है, और बोले काहे ऐसे कर रहे हो जी, तो विद्यार्थी का कमरा इसने रहता है, समझे ना। पढ़ने वाला विद्यार्थी है, अजीब हालत है। तुम निकम्मा हो, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ। ऐसे देखें कुकर और थाली वैसे पड़ा है, क्या खा रहा है वो, तो घर से लाया निमकी या ठेकुआ, वही से 3 दिन से काम चला रहा है। अब बाहर में कभी कभी मन करता था समोसा खा लेता है, कहा खाना बनाने में बड़ी दिक्कत है। हम देखें ऐसा, निशान जी लगता है किए हैं क्या ये वाला काम, लग तो रहा है क्या। आप हंसते हैं, हर बात को एकदम एंजॉय के फॉर्म में लेते हैं, ऐसा लगता है शायद कुकर आपके यहाँ भी 3 दिन तक पड़ा रहा होगा। कैसे खाते हैं, खाते ही नहीं, बड़ा यूनिक आदमी। चलिए अच्छी बात है, आप नहीं खाते, फिर भी आप अस्वस्थमा और हनुमान जी की तरह जिंदा है। क्या तो क्या खा रहे हैं। जतिन दास 64 दिन, कितना दिन जी, 63 दिन, 64 64 दिन था। 64 दिन बाद लाहौर सेंट्रल जेल में चल दिए थे। आपका कितना दिन पूरा हुआ अभी तक भूख हड़ताल के, और देश के लिए भूख हड़ताल किए थे। हाँ, एक पहुंचा था नीतीश कुमार के जनता दरबार में, बोला कि पॉलिटेक्निक में किया हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में सर वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो बोला कौन डिपार्टमेंट है, तो फोन लगाओ जी। नीतीश कुमार बोले जनता दरबार में, तो फोन लगाए, तो बोले सर वैकेंसी जो है अगले महीने के बाद आएगा। ठीक है जाइए, 2-3 महीना में वैकेंसी आ जाएगा, तैयारी कीजिए। तो बोला कि सर एक काम और था। तो बोले बोलिए। नीतीश कुमार पूछे, तो सर कहीं अपने रूम पर भी नौकरी हो तो रख लीजिए हमको, सर बड़ी नौकरी की दिक्कत है सर। तो बोला कि अजीब हालत है, नौकरी के लिए परीक्षा का प्रोसेस है, आप इंजीनियर है, परीक्षा दे के आइए, रख लीजिए सर अपने, सर कहीं भी कुछ पैसा दीजिएगा तो कोई तो अपने रूम पर हमको रख लीजिए अपने साथ। नीतीश कुमार भी सोचे भाई गजब आदमी है, ये मुख्यमंत्री के यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, बहुत बड़ा सोच रहा है कभी न कभी डीएम बन जाएंगे डायरेक्ट।
भाई मुख्यमंत्री चाह ले तो बना ही सकता है, क्या दिक्कत है? क्यों? अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कैबिनेट ना करता है। कैबिनेट जिसको चाहता है उसको अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष कैबिनेट का आदमी होता है, तो जिसको चाहे एसडीएम बना देगा, क्या दिक्कत है इसमें? चाहेगा वो, अब बनता ही है हर बार। मुख्यमंत्री का 2-4 आदमी तो रहता ही है, क्या भाई? ये तो कंफर्म मान के चलिए। 42वीं बीपीएससी में जानते क्या हुआ था? लक्ष्मीकांत चेयरमैन थे, वो कहे कि मेरा दामाद टॉप करेगा। लक्ष्मीकांत बोले कि मेरा दामाद बीपीएससी इस बार टॉप करेगा। लालू प्रसाद जी बोले कि मेरा आदमी टॉप करेगा। लक्ष्मीकांत अपने दामाद को टॉप करा दिया तो सब काला चिट्ठा निकलवा दिया लालू जी। लक्ष्मीकांत अभी जेल में है, बीपीएससी का चेयरमैन, बीपीएससी के इतिहास में 42वां बीपीएससी, एकदम काला धब्बा है बीपीएससी के लिए। जबरदस्त हुआ था काम। इसका कॉपी फाड़ के उसमें पिन कर दिया गया था, उसका कॉपी फाड़ के उसमें पिन कर दिया गया था, ये भी हुआ था। खैर बीपीएससी कोई चीज़ का धन्यवाद देते हैं कि कॉपी दे देता है। अब आरटीआई लगाइए, और कोई आयोग ऐसा नहीं करता। अकेला बीपीएससी जो कॉपी जब मांगी वो कॉपी दे देता है, भले बदनाम हो जाए बेचारा, चाहे कुछ भी हो जाए। यूपी नहीं देते, यूपी बोलता है कि मैं आग लगा देता हूँ। इस बार तो इंटरनेट ना, बस और रोल नंबर डाली या कॉपी। 42वां हुआ था, इसका कॉपी फाड़ के उसमें और उसका कॉपी फाड़ के उसमें, बढ़िया लिखा है, 1% फाड़ो लगाओ, इस पर मैं लगा दूँ। बहुत खतरनाक बीपीएससी था 42वां, और लगातार 10 साल तक फिर बीपीएससी नहीं आया। कई विद्यार्थी जिनका अंतिम स्तंभ का करियर खत्म, लगभग बीपीएससी पे जो डिपेंड थे, करियर खत्म। पूछिएगा पुराने लोग है मेरे जान पहचान में, वो बताते होंगे कि 42वीं किस तरह का काला अध्याय था बीपीएससी के। उसी अध्यक्ष बोला कि मेरा दामाद टॉप करेगा, करा भी दिया टॉप। चलिए आगे आइए, हो गया क्या? थोड़ा जोर से बोलिए भाई। फर्क कैसे करेंगे? कोई प्रभाव नहीं। जब घिर गया तो बीच में गर्म हवा आ गया, चारों तरफ से ठंडी हवा। समझा रहे बात में? समझा तो रहे भाई। जब सामने सामने हवा है तो फ्रंट, और जब तक सामने हवा होगी फ्रंट होगा, और जब हवा घिर जाएगी चारों तरफ से तो फ्रंट खत्म। समझा रहे बात में? तो फ्रंट खत्म मैंने फ्रंटोलिसिस हो गया। जब चारों तरफ से गर्म हवा घिर गई, सामने सामने हवा होगी तभी ना फ्रंट है। फ्रंट मुलाकात होगी तब ना फ्रंट। अब मुलाकात कहाँ हो रही है? अब तो उसके चारों तरफ से ठंडी हवा घूम रही है, भारी हवा, अब बीच में गर्म हवा जो उठ रही है ऊपर। और क्या होगा? जब घूमेगी तो घूमेगी नहीं, इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगी, और रोटेशन के कारण गोल गोल रूप ले लेगी, साइक्लोन बन जाएगा। क्या भाई हो गया? क्या दिक्कत क्या है? ये फ्रंटोलिसिस माने फ्रंट खत्म हो गया। लिसिस माने होता है खत्म, हाइड्रोलिसिस पानी टूट जाता है ना? तो ये फ्रंटोलिसिस मतलब फ्रंट खत्म हो गया। फ्रंट खत्म, फ्रंट तब होगा जब हवा मिलेगी। अब बीच में गर्म हवा बंद हो गया, ये तो गर्म हवा बंद हुई तो समझ में आया? और जोर से बोलो, आया। तो ये गर्म हवा बंद हो गया भाई, तो ये हवा बीच से क्या होगा? गर्म हवा उठेगी तो ये ठंडी हवा भारी है, अंदर जाने की कोशिश करेगी, और क्या होगा? चक्राकार रूप ले लेगा रोटेशन के कारण। आप पता है ना रोटेशन का प्रभाव 60 के आसपास होता भी ज्यादा है? होता है ज्यादा। कोरियोलिस बल का मान पढ़ाए थे ना, याद है ना? क्लास में रहते हो कि नहीं रहते हो? पिछला क्लास भूल जाते हैं आप। मैंने क्या बताया कि 0 के पास रोटेशनल मोशन का प्रभाव सबसे कम, 60 के पास इतना ज्यादा कि हवा वहां रुकती ही नहीं, हवा बाहर फेंका जाती है, जिससे वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होता है। बताया था कि नहीं बताया था? अब पोल की ओर जाते हुए कोरियोलिस बल का मान, रोटेशन का मान और बढ़ जाता है। क्या जब बढ़ जाता है ना, तो क्या पता सर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया जी, समझ में आया सबको? चलिए अब हम लोग, हो गया क्या? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाम लीजिए पोलर फ्रंट थ्योरी। इस थ्योरी को बोलते हैं पोलर फ्रंट थ्योरी। जे वर्कनीज और बी वर्कनीज, जे वर्कनीज और बी वर्कनीज का पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी है ये, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। फ्रंटोजेनेसिस माने फ्रंट की उत्पत्ति। जेनेसिस समझते हो ना? उत्पत्ति होता है। तो कहाँ फ्रंट की उत्पत्ति हो रहा है गुरु? पहला स्टेज में। रट्टा नहीं मार, हमको लग रहा रट्टा मार रही हो सब। कहाँ है फ्रंटोजेनेसिस? अरे पहला स्टेज जहाँ फ्रंट बना फ्रंटोजेनेसिस, और जहाँ फ्रंट खत्म हुआ फ्रंटोलिसिस। लिसिस माने बर्बाद हो जाना, और जेनेसिस माने बन जाना। हो गया बात? क्लियर हो गया? अब चलिए बी वर्कनीज जे वर्कनीज लिख दिए थे।
ध्रुवीय वातावरण के सिद्धांत लिख दिए। अब लिखे मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। कोई टेंशन मत लो तुम। मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, कहाँ दिक्कत है? किसको? सेंटेंस में क्या लिखवाएं? ऐसे लिखवाना पड़ेगा, फिर अंग्रेजी वाला बोले हमको भी लिखवाइए। पहली अवस्था जिसमें ठंडी हवा गर्म हवा के आमने सामने होती है, जिसके बाद फ्रंट का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था तक आते आते ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है। क्लियर है? जिससे गर्म हवा थोड़ा आगे खिसक जाती है। तीसरे स्टेज तक आते आते गर्म हवा थोड़ा और आगे खिसकती है और ठंडी हवा उसके क्षेत्र में लगभग आधी दूरी तक दाखिल हो जाती है ना। उसके बाद अंतिम स्टेज में गर्म हवा लगभग बंद होने लगती है और ठंडी हवा उसके चारों तरफ से घेरने लगती है, और अंतिम स्टेज में चारों तरफ से घेर लेती है और बीच में गर्म हवा बंद हो जाती है। और जब गर्म हवा बंद हो जाती है तो गर्म हवा क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा से भारी हवा अंदर आने की कोशिश करती है, जिससे साइक्लोन का निर्माण होता है। यही बात लिखवाना था, लिखना दीजिएगा। कुछ अपने लिए भी तो रखिए। सविंदर सिंह का किताब एक बार निकाल लीजिएगा, प्रोफेसर सविंदर सिंह, है ना। एक लाइन जो छूटा हुआ था लिख लीजिए, उसी में एक लाइन छूट गया था। जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, जो टेम्परेट साइक्लोन है उसमें जो तीसरा स्टेज है वो वर्षा वाला स्टेज है। लिखिए थर्ड स्टेज में क्या होता है? देखिए थर्ड स्टेज में वर्षा होती है। लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तीसरी अवस्था में वर्षा होती है। अलग से लिख लो ना, तीसरी अवस्था में वर्षा होती है और थर्ड स्टेज में बादल बनता है। और क्या होता है? तीसरा स्टेज वर्षा वाला स्टेज है। तीसरा स्टेज वर्षा वाला स्टेज है। तुम लोग अच्छे से लिखना, हैंडराइटिंग जिसका बढ़िया होगा उसका जेरोक्स करा लेंगे हम, और फिर बाद में हम नोट्स के नाम पर सबको वही पिन कर करके बांटेंगे। मेरा भी मिलता था पहले, फिर हम जब छोड़ दिए कोचिंग था वहाँ पर बड़ी भीड़ पड़ता था, खूब बिक्री था। लेकिन फिर बाद में वहाँ से हटे तो फिर थोड़ा फॉलोअर कम हुआ तो बिकना बंद हो गया था। सब जगह भूगोले पढ़ाए, 2015 से 18 तक पढ़ाए, फिर 18 में उधरे अपनी कोचिंग खोले, 20 तक पढ़ाए, 22 तक, फिर इधर आए। यहाँ भी 1.5 साल से है। क्या नहीं जी? भिगरा पहाड़ी में था कोचिंग। चलिए आगे आइए। मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखिए क्या क्या होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की कार्य विधि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की क्रिया विधि, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की क्रिया विधि, क्रिया विधि। अब देखो आपको बताया हूं विद्यार्थी कि जब भी चक्रवात आएगा तो बीच में लो प्रेशर होना जरूरी है। ये बात बताया आप लोगों को, लो प्रेशर होना बीच में जरूरी है। और लो प्रेशर के लिए आप जानते हैं विद्यार्थी जी क्या होना चाहिए? कंडीशन बता रहा हूं। चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की क्या शर्तें हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन आने की शर्त क्या है? तो पहला शर्त तो ये कि लो प्रेशर बेल्ट बनना चाहिए। और लो प्रेशर बेल्ट बनने के लिए होना क्या चाहिए? टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। यहाँ भाई लो प्रेशर बेल्ट बनने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? भाई साइक्लोन तभी आएगा जब लो प्रेशर होगा। ये बात तो क्लियर है। बेसिक नीड क्या है कि लो प्रेशर का बेल्ट होना चाहिए, ये बेसिक है। क्यों भाई? तो लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए मतलब हवा का कम होना चाहिए। और लो प्रेशर माने हवा कम, हाई प्रेशर माने हवा ज्यादा। और हवा कम हो जाएगी तब जब यहां से हवा चली जाएगी। यहाँ से हवा तब जाएगी जब यहाँ गर्मी बहुत अधिक होगी, हवाएं गर्म होकर उड़ जाएंगी, तब में लो प्रेशर बनेगा। और याद रखिए आसपास की तुलना में जिस स्थान पर तापमान या टेम्परेचर ज्यादा होता है उस जगह को थर्मल इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल इक्वेटर, तापीय विषुवत रेखा। ये जरूरी नहीं कि विषुवत रेखा नाम पढ़ा तो वो विषुवत रेखा पर होगा। वैसे भी बताया कि विषुवत रेखा पर कोई साइक्लोन आता नहीं है, इक्वेटर पर कोई साइक्लोन नहीं आता। लेकिन जो तापीय विषुवत रेखा मैंने जो बोला है यानी कि क्या? थर्मल इक्वेटर, ये जरूरी नहीं कि इक्वेटर पर होगा। मान लीजिए इनकम टैक्स गोलंबर का तापमान मंदिरी बोरिंग रोड
गांधी मैदान पुलिस लाइन की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्वेटर। आसपास की तुलना में किसी भी स्थान का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल इक्वेटर। समझ में आया? इक्वेटर बोल तापीय विषुवत रेखा उसको बोलते हैं। आसपास के मान लीजिए इस कोचिंग का तापमान आसपास के बिल्डिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, थर्मल इक्वेटर, तापीय विषुवत रेखा इसको बोलेंगे। इसका मतलब लो प्रेशर बेल्ट बनने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है कि थर्मल इक्वेटर बनना जरूरी हो। थर्मल इक्वेटर, इस शब्द का प्रयोग सविंदर सिंह अपनी किताब में किए हैं। यानी तापीय विषुवत रेखा का होना जरूरी है, तापीय विषुवत रेखा का होना जरूरी है। तो पहला कंडीशन लिखे थर्मल इक्वेटर, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आना है भैया, जहां भी आना है, चाहे चमकी या पोलोथीन उड़ाना है या व्यक्ति को उड़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, लो प्रेशर बनना चाहिए। लो प्रेशर के लिए थर्मल इक्वेटर को होना सबसे पहले जरूरी है। जब थर्मल इक्वेटर बनेगा तो बनेगा भैया पावरफुल लो प्रेशर, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, पावरफुल लो प्रेशर बेल्ट, यानी शक्तिशाली निम्न दाब की पेटी बनेगा, शक्तिशाली निम्न दाब की पेटी बनेगा, निम्न दाब पेटी। शक्तिशाली निम्न दाब पेटी मतलब एकदम हवा बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए। साइक्लोन आने के लिए निम्न दाब मत, दो तरह का निम्न दाब है, सारी हवाएं नहीं उठी तो वीक लो प्रेशर होगा, और सारी हवाएं चली गई, हवा बिल्कुल, बैरोमीटर बिल्कुल नीचे गिर गया। कल कृष्णा जी आप पूछे भी थे, बैरोमीटर से मापते हैं ना वायु दाब, अरे एयर प्रेशर किससे मापते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का पारा एकदम नीचे, इसका मतलब कि लो प्रेशर बन चुका है भयानक वाला। कभी भी बाहर से हवा आके तहलका मचा सकता है यहाँ नहीं। यदि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है परीक्षा में कि बैरोमीटर का पारा नीचे गिर जाए तो क्या सूचना देता है, शांत मौसम का, तहलका मचाने वाला मौसम का। अभी बीपीएससी क्या कर रहा है, वही कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़ वाला, अब उल्टा कर दे रहा है सब। जैसे पूछा वही लिटमस पेपर रेड और ब्लू, सब लोग एसिड मार के चले आए, उठा बेस, और जैसे देखा अरे तो एसिड होगा, उल्टा कर दे रहा है। तो कौवा और तोता उड़ में गलती कर देता साहब। परीक्षा में जाइए तो कॉन्शियस माइंड से जाइए, रात भर सो के जाइए, परीक्षा में पेपर को अच्छे से पढ़िए, वरना आपको फेल होना तय है। बीपीएससी यही सब कर रही है। जिससे कल आपको करवाया था, कल नहीं क्लास में किसी में करवाया कि तो एक करवाया था कि भाई स्नो लाइन, ये बताया था किसी ने, बोला कि उल्टा उत्तर दे दिया था। हमेशा पढ़िए प्रश्न को पढ़ना है। परीक्षा में जाइए तो एकदम कूल माइंड से जाइए। हम परीक्षा ज़्यादातर इसलिए फेल करते हैं कि जानने वाला सवाल गलती करते हैं, हम पढ़ते नहीं, इस कारण से बहुत कम फेल होता है आदमी। परीक्षा में जाके आने वाला क्वेश्चन गलती करके आता है, इसीलिए फेल करता है। और आने वाला क्वेश्चन गलती इसलिए होता है कि रात में सोते समय कुछ ऐसे खाना खा लिए थे जिससे आपका पेट ठीक नहीं रहा। पेट ठीक नहीं होने के मतलब है कि पूरा शरीर में दर्द, सर में दर्द, सब जगह आपको पीड़ा से भर जाइएगा आप। सबका दवा, सबका यहीं से उत्पत्ति होता, सारी बीमारी का पेट से। तो भैया आपका पेट ठीक नहीं, सर में दर्द, पूरा बॉडी में दर्द, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, मतलब कि आपका पूरा परीक्षा गया। इस बार तो पीटी आपका नहीं हो रहा है कंफर्म। भूखे मत सोइए, लेकिन 2 दिन पहले से अपने खाने का अभ्यास कीजिए, इस टाइप से दिनचर्या रखिए ताकि आपका तबीयत ठीक रहे। तब तो परीक्षा का टाइम कहाँ रह गया, मई खत्म होने जा रहा है, जून जुलाई अगस्त। अब जून कैसे निकलेगा आप देखिएगा, फॉर्म आ जाएगा, उसी खुशी में आप लोग उछल के जून निकाल दीजिएगा। और जुलाई अगस्त बचेगा तो फिर बोले सर अभी तक करेंटो ना हुआ है, अभी तक ईवी ना हुआ है सर, क्या करें सर। और फिर सितंबर आएगा तो बोलिएगा सर न साइंस हुआ न कुछ हुआ सर, लगता है कि जीवन में कुछ लिखा ही नहीं है। तो अभी ऐसे सीरियस रहिए, ऐसा मान के पढ़िए कल परीक्षा है। घर में नींद आए तो फिर वैसे ही नाला के किनारे, नली के किनारे बैठ के पढ़िए। ये परीक्षा सेंटर पे जाके पढ़ता आदमी ना, जगह नहीं बचता तो नली के किनारे बैठ के पढ़ रहा है। कई लोग तो पार्क में चले जाते हैं दोपहर में। हम पूछे पार्क में क्यों जा रहा है जी, लाइब्रेरी चले जाओ। बोला सर लाइब्रेरी में भी एसी लगा रहता है, ऐसे सर करके सो जाते हैं। पार्क में रहेंगे तो हम सोएंगे नहीं ना, हमको वहां भी कुर्सी लगा है, लंबा हो सकता हो, क्या दिक्कत है सर। तो धूप में कहाँ से लंबा होंगे, धूप में बैठ के लड़का पढ़ रहा था गर्मी के दिन, जून महीने में। काहे भाई पढ़ रहा है, नींद ना आए, सोचिए कितना डेडिकेटेड है। एक मेरे मित्र थे, जून में कंबल 3 ओढ़ के सोए हुए थे। सही में हम उनके रूम में जब गए ना,
रूम सुनाए थे कहानी उनका, रूम में जब गए तो हमको लगा तबीयत खराब है। अब जून में आपका कोई मित्र कम्बल ओढ़ के सोया है 3-4 गो भी, 1-2 गो नहीं, तब क्या बोले, लगता है मलेरिया हुआ है, जाड़ा लग के बुखार आ रहा है, यही ना सोचेंगे भाई। तुम गए, तुमको लगा तबीयत खराब होगा, गेट खुला सोए थे, घुस गए कमरे में, मैंने कहा महाराज तबीयत खराब है क्या जी, तो पूरा पसीना पसीना होकर ना तबीयत ठीक है। हमने कहा ये गर्मी में कम्बल ओढ़ के सोए हैं, बोले जानते हैं बिना कम्बल के सोते तो 3-4 घंटा सो जाते हैं, अब कम्बल ओढ़ के सोते हैं तो कुलाते हैं, नींद खुल जाता है तो उठ के पढ़ने लगते हैं। ऐसे अभी वर्तमान में डीएसपी है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस में, आईएएस का भी 3 अटेम्प्ट इंटरव्यू दिए थे लेकिन फाइनल नहीं हुआ, तो अंतिम में डीएसपी उत्तर प्रदेश में बन गए। लेकिन पढ़ाई देखिए इस तरह से करते तो ऐसा नहीं कि आप भी यही काम करिए, गिरकल से कम्बल ओढ़ के सोएंगे पूरा 4-5 को, अब पंखा बंद करके। हो गया। दूसरा है पावरफुल लो प्रेशर। तीसरा लिखिए रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कोरियोलिस फोर्स। धरती का घूर्णन और कोरियोलिस बल, भाई इसका रोल होगा ना, हवा घूमेगी कैसे। और आपको पता है समुद्र की तुलना में समुद्र की तुलना में जमीन पर रोटेशनल मोशन का प्रभाव ज्यादा होता है, लिक्विड की तुलना में सॉलिड पर। एक लिक्विड घुमाइए गोल गोल, उस पर आप किस चीज को फेंकिए, ज्यादा प्रभाव, लेकिन सॉलिड घूम रहा है उसी स्पीड से, उस पर कोई चीज फेंकिए तो बाहर फेंक देगा। यानी कि समुद्र की तुलना में जमीन का, मतलब कि ओशियन की तुलना में कॉन्टिनेंट का जो रोटेशनल मोशन का प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है बात ना। तो भैया धरती के घूर्णन और कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। और चौथा है फेरेल का नियम, फेरेल्स लॉ, फेरेल का नियम, ये सभी प्रभाव से क्या आता है, साइक्लोन। इन सभी यही 4 प्रभाव है, यही 4 कंडीशन है, सुन लीजिए, यही 4 कंडीशन है जिससे साइक्लोन आता है। समझ में आ रहा बात। यही 4 कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है किन कारणों से, तो बोला जाए 4 कारण। सबसे पहले थर्मल इक्वेटर होना चाहिए, तापीय विषुवत रेखा बनेगा, तो फिर पावरफुल लो प्रेशर बनेगा, फिर धरती के रोटेशनल मोशन। सुनिए, अब लो प्रेशर बन गया पावरफुल, ये मान लीजिए समुद्र का हिस्सा है और ये जमीन का हिस्सा है, तो जमीन के हिस्सा पर मान लीजिए पावरफुल लो प्रेशर बन चुका है और समुद्र पे अभी भी क्या है, हाई प्रेशर है, तो बहुत तेजी से समुद्र से जमीन की ओर भरने के लिए हवा आएगी। तो रोटेशनल मोशन आपको बताया हूं कि समुद्र में कम होता है, जैसी धरती के संपर्क में हवा आएगी इसका रोटेशनल मोशन एकाएक बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव एकाएक ज्यादा हो जाएगा कोरियोलिस बल का। तो क्या होगा, जैसी टकराएगी धरती से, धरती के घूर्णन गति कारण क्या कर लेगी, चक्राकार रूप ले लेगी, साइक्लोनिक फॉर्म में आ जाएगी, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगी। और इसी तरह से जहां लो प्रेशर, चूंकि पूरा बेल्ट में लो प्रेशर बना हुआ है, धीरे धीरे उस ओर हवा क्या करने लगेगी, प्रोसीड करने लगी। मान लीजिए इस समुद्र का हिस्सा था, यहाँ लो प्रेशर बना था, तो यहाँ की हवा गोल गोल घूमने लगी, इसके बगल में फिर कम कर देते थोड़ा, देखिए इसके बगल में फिर लो प्रेशर है, तो हवा क्या होगा, इधर आगे प्रोसीड कर जाएगा, आगे प्रोसीड कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड और इसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, कम होगा। समुद्र के किनारे इसका प्रभाव ज्यादा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रभाव इसका कम हो जाएगा। अब समझाएंगे कि सर फेरेल्स लॉ समझाइए, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप इंडिया की बात करें, यहाँ पर क्या है, ट्रेड विंड चल रही है, यहाँ पर कौन सी विंड चल रही है, ट्रेड विंड, 0 डिग्री है। लेकिन गर्मी के दिनों में जब ट्रेड विंड ऊपर आती है तो फेरेल्स लॉ के कारण हवाएं अपने, बताया हूं कि जब हवा उत्तर की ओर जाए तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो हवा जब तक मुड़ेगी नहीं, कैसे कॉन्टिनेंट की तरफ जाएगी, और कॉन्टिनेंट की तरफ जाएगी तब ना गोलाकार रूप लेगी। भाई हवा को कॉन्टिनेंट में जाने के लिए समुद्र तो सामने सामने है, तो या तो बाएं मुड़े या तो दाएं मुड़े, जब तक हवा मुड़ेगी नहीं तब तक कॉन्टिनेंट के टच में जाएगी कैसे। और कॉन्टिनेंट के टच में जाने के लिए 2 नियम है, घूर्णन गति के कारण फेरेल कहते हैं घूर्णन गति के कारण कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में जाए तो अपने दाहिने मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाएं मुड़ती है। एक कंडीशन तो ये है। और इसका बाएं मुड़ने का दूसरा कंडीशन है कि गर्मी के दिनों में यहाँ पर लो प्रेशर बना होता है और हवा इधर चल रही है, यहाँ हवा ज्यादा है,
तो जिधर जिधर हवा को लो प्रेशर दिखेगा उधर घूम जाएगी, तो घूर्णन गति के कारण भी घूमेगी, और यहाँ लो प्रेशर इस कारण भी घूमेगी। इस तरह से घूमकर अंदर जैसी ही आएगी हवा चक्राकार रूप ले लेगी। ये हवा इधर से भी तो आती है, इधर से भी आती है। अच्छा, ये जो हवा आ रही है सिर्फ यहाँ नहीं घूम रही, हर जगह घूम रही है, समझ रहा है बात ना। और जहां पर लो प्रेशर दिखेगा फिर क्या हो जाएगा, ये कंटेंट के अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्लियर है। अभी डिपेंड करता है लो प्रेशर के ऊपर। लो प्रेशर अगर पावरफुल लो प्रेशर बना है तो साइक्लोनिक फॉर्म में आ जाएगा, हवा तेजी से भरने आएगी तो क्या होगा, गोलाकार रूप ले लेगी। लेकिन हवा अगर तेजी से भरने नहीं आया, धीरे धीरे आया तो मानसून के बारिश के फॉर्म में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। पावरफुल लो प्रेशर रहेगा तभी हवा तेजी से भरने आएगी, और तेजी से भरने आएगी तभी घूर्णन गति का प्रभाव होगा। जैसे एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता हुआ आ रहा है और उसको हल्का सा टक्कर दीजिए तो चक्कर खा जाएगा, और धीरे धीरे आ रहा है तो धक्का दीजिए उसको नहीं गोल घूमेगा। बहुत फास्ट दौड़ रहा है और झटका दीजिए तो जैसे धरती के संपर्क में आता है वो गोल गोल घूमने लगता है। समझ में आ रहा है बात। और धीरे धीरे जब अंदर आता है तो पूरे इलाका में लो प्रेशर, तो धीरे धीरे वो जहां जहां लो प्रेशर आगे प्रोसीड करता चला जाता है, और जितना आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड उतना ही कम होता जाएगा, उतनी प्रभाव भी उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आता है कि नहीं। अभी हाल ही में साइक्लोन आया था, एक मेजा है, कौन साइक्लोन आने वाला था, मोचा। कहाँ नाम, कौन नाम दिया मोचा का, यमन नाम दिया है। मोचा माने क्या होता है, समझ में आ रहा है बात। अब दुनिया में जो नाम सुना है आपने, टाइफून, भाई आपने नाम सुना है टाइफून, टोर्नेडो, हरिकेन, ये जो नाम सुना है चक्रवातों का, ये नाम जो है साइक्लोन का नाम जो है ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है। आई चक्रवात का जो करंट नाम दिया जाता है उसके लिए टर्म फिक्स ये किया जाता है कि कौन सा देश इसका नाम रखेगा। अपने फेमस पशु, फेमस पक्षी है ना, फेमस प्रजाति जो उस देश की पहचान है, उसके आधार पर वो देश क्या करता है, उस साइक्लोन का नाम दे देता है। और उसके टर्म होती है कि अगला जो 4-5 साइक्लोन आएगा उसका नाम ये देगा, उसके बाद वो साइक्लोन का नाम ये देश देगा, उसके बाद वो देगा। समझ में आ रहा है बात ना। इस तरीके से टर्म बनाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। इसी आधार पर देश उसको क्या करता है, अपने देश के फेमस वस्तु के ऊपर उसका नाम रख देता है। और ये जो नाम है करंट में जो चल रहा है वही आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि कैटरीना एक समय में चक्रवात आई थी आज से 20 साल पहले, तो कैटरीना अब आपको याद नहीं करना है। सैंडी आई थी, बुलबुल भी आया था, हुदहुद भी आया था, नीलम भी आई थी, नीलोफर भी आई थी। तो ये सब नाम जो है ना आपको अब नहीं याद करना। जो नया आया है मेचा या मोचा, उसको नाम याद रखिए। लेकिन कुछ परमानेंट नाम है वो जरूर लिख लीजिए। 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए जो परमानेंट नाम है, पूछता है परीक्षा में मैच द फॉलोइंग में। ये समझ गए ना आप। अरे उष्णकटिबंधीय चक्रवात समझ में आया तो आप सुनिए। आई तो कल लिखवा दिए थे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात गोल होता है ना, सर्कुलर होता है, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात अंडाकार होता है। ये पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए लिखिए भाई, क्या लिखा लास्ट। हाँ, 2 कॉलम बनाओ, एक में लिखो नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम लिख रहे हैं ना, एक कॉलम में लिखो नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे में लिखो प्लेस, कहाँ बोलते हैं। नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और प्लेस पूछता है तो लिखिए, पहला लिखो टॉर्नेडो, टोर्नेडो, टोर्नेडो, टोर्नेडो। इसी के साथ लिखो एक और चक्रवात हरिकेन, सैंडी तो उसी का पार्ट है। लिखिए टोर्नेडो और हरिकेन भी नीचे वहीं लिखिए। हाँ लिखो, दोनों लिखो लाइन से ना, ऊपर नीचे करके लिखो। टोर्नेडो और हरिकेन ये दोनों यूएसए और मैक्सिको को प्रभावित करता है। यूएसए एंड मैक्सिको, यूएसए एंड मैक्सिको। एक बात लेकिन साथ में जरूर लिखो, टोर्नेडो जो है ना वो अटलांटिक महासागर से अमेरिका में प्रवेश करती है। टोर्नेडो अटलांटिक महासागर से अमेरिका में प्रवेश करती है, लिख लिए। लेकिन हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी से प्रवेश करती है। टोर्नेडो अमेरिका में अटलांटिक महासागर से प्रवेश करती है, इन करती है, अटलांटिक महासागर से इन करती है। और हरिकेन लिख लिए, और हरिकेन अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी से इन करती है। वही वेस्ट इंडीज वगैरह भी प्रभावित हो जाता है उससे। लिख लिए मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको, काहे चिंता करते हो, गल्फ ऑफ मैक्सिको से अमेरिका में इंटर करती है। अटलांटिक ओशियन से टोर्नेडो इंटर करती है अमेरिका में,
और गल्फ ऑफ मैक्सिको से कौन एंटर करती है जी? हरिकेन। हो गया। अगला लिखो टाइफून। अगला चक्रवात लिखो टाइफून, TYPHOON, टाइफून। इंडिया में उसको बना दिया तूफान। टाइफून को इतना घीसे कि बेचारा टाइफून बन गया तूफान। तूफान जापानीज वर्ड है, लेकिन लगता है सुन के तूफान जापानीज होगा, कहता है इंडिया का वर्ड है। टाइफून लिखो चीन और जापान में। टाइफून कहाँ आता है जी? चीन और जापान में। टाइफून का प्लेस कहाँ है? चीन और जापान। अगला लिखिए, टाइफून के बाद लिखो बैंजियो। बैंजियो, 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 जियो को बैन नहीं करना है। बैंजियो, फिलीपींस। बैंजियो, फिलीपींस। बैंजियो कहाँ आता है गुरु? फिलीपींस। भूलना मत, ये प्रश्न एक्स्ट्रा थोड़ा हो गया। अब लिखो विली विली, ऑस्ट्रेलिया। विली विली, WILLI, दो बार लिखना, विली विली, ऑस्ट्रेलिया। बिल्ली बिल्ली, ऑस्ट्रेलिया। अगला लिखो चक्रवात, साइक्लोन, इंडिया। इंडिया में साइक्लोने बोलते हैं, साइक्लोन। ये सब साइक्लोन के पर्यायवाची लिखवा रहे थे अलग अलग देश में, नहीं जी। जापानीज और चाइनीज में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन है, टोर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, इंडिया में तो सिंपल हम लोग हैं चक्रवात। वात माने हवा, चक्र मतलब गोल गोल, तो गोल गोल घूमने वाली हवा को चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। हो गया, समझ में आ रहा है बात? टाइम भी लगभग हो ही गया है, कंप्लीट हो गया साइक्लोन। हम लोग कल पढ़ेंगे वर्षा और बादल। अब कल क्लास होगी इसकी गारंटी नहीं है, हमारी क्लास होगी कि नहीं इसकी गारंटी। कल हो सकता है आपका टेस्ट ले, कल फ्राइडे है और हम न रहें, आंसर शीट भेजवा देंगे। टेस्ट होगा 60-70 क्वेश्चन का, और उसका टेस्ट देने के बाद तुरंत आंसर मिलवा दिया जाएगा। और टॉपर की घोषणा हम कॉपी रख लेंगे, चेकअप करवा के उसको आपको दे देंगे, ठीक है? चेक कर लीजिएगा, वैसे बता देंगे कैसे चेक करने को बोल देंगे, वैसे चेक कर। जो टॉप करेगा उसका इनाम तो हम ही आके देंगे, ठीक चलेगा ना? कल वैसे जरूरी नहीं कि कल नहीं रहेंगे, मतलब हो सकता है कल रहें भी। ये डिसाइड करेंगे कि 2 घंटा में जाना है कि नहीं जाना है। निमंत्रण है एक जगह से, तो देखेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। अगर ज़्यादा जगह तो टेस्ट होगा, और नहीं गए तो क्लास लेंगे। हाँ, उतने में से लेंगे। हमारा तो देख ही रहे आप, हम जो टेस्ट लेते उसमें एको प्रश्न बाहर से नहीं पूछते। तो लड़का 50 में 50 मार दे रहा है, या 50 में 50 नंबर भी लाया है सर। हमको सब बाहर बोला कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन की आपकी बेइज्जती है, 50 में 50 बच्चा ला दे रहा है। हम क्लास टेस्ट नहीं ले रहे हैं जी, कि हम कहीं नौकरी देना हमको है। हमको ये देखना है कि बच्चों को जो पढ़ाएं वो याद है कि नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? ला दिया तो अच्छी बात है, अरे 50 में 50 लड़का ला दिया तो अच्छा बात नहीं, ये इसमें बुरा वाली बात क्या है? चलिए, तो मन लगा के पढ़िए, रात में मैसेज चला जाएगा, जैसा जाएगा वैसा क्लास आ जाइएगा। चलिए, कल टेस्ट वैसे भी तो लेना था, फ्राइडे टेस्ट तो वैसे भी लेना था हमें। चलिए, हम रहेंगे तब भी टेस्ट लेंगे भाई, और ना रहेंगे तब भी टेस्ट लेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।